हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हेमलता, आपकी अपनी फिजिक्स टीचर, और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आकाश इंस्टीट्यूट के नए चैनल आकाश फाउंडेशंस 8th, 9th एंड 10th। और जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैनल फुली डेडिकेटेड है फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। यस, इसका मतलब आप लोगों को सारा कंटेंट, सारी नॉलेज इस चैनल पे इजीली अवेलेबल होगी। अब अगर मैं बात करूं आज की क्लास की, सो यस, आज की क्लास या आज का सेशन डेडिकेटेड है आपके एंथे एग्जाम को। अब क्वेश्चन आता है दैट ये एंथे होता क्या है। सी, एंथे स्टैंड्स फॉर आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम। दैट मीन्स पूरे देश के टैलेंट को एक चांस दिया जा रहा है कि वो इस एग्जाम में बैठ सकें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सके। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पैटर्न की। सी, बात करूं मैं एंथे की तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द सब्जेक्ट्स विल बी साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होंगे। अब फर्दर इसमें से मैं बात करूं साइंस की, सो साइंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब मैं आपको फिजिक्स का बताऊं तो यस, फिजिक्स में होते हैं 7 क्वेश्चंस। इन फिजिक्स देयर विल बी टोटल 7 क्वेश्चंस इन द एंथे एग्जामिनेशन। फर्दर इन 7 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन होते हैं आपके SCMCQ टाइप। दैट मीन्स एक क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंगल चॉइस, ठीक है ना। क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे जिसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। इस तरह के कितने क्वेश्चंस होंगे? 6 क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन होगा आपका MCMCQ टाइप्स। दैट मीन्स मल्टीपल करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके आंसर क्या होंगे? मल्टीपल, जिसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को अपनी OMR शीट पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे करना है बबल। फॉर 6 क्वेश्चंस देयर विल बी 1 करेक्ट ऑप्शन एंड फॉर 1 क्वेश्चन देयर विल बी मोर देन 1 करेक्ट options. So here is the first question. Now what the question is saying is the given figure shows velocity time graph for cars X and Y. तो हम देख सकते हैं ये रेड लाइन का जो ग्राफ है दैट इज फॉर कार Y और ये पिंक लाइन ग्राफ है कार X के लिए, एंड दिस इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। नाउ फर्दर दे आर सेइंग दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कार X पासिस कार Y। जब टाइम 0 है तो कार X ने कार Y को पास किया। ये देखो इस पॉइंट पे टाइम क्या है? 0। और आप देख सकते हो कि जब टाइम 0 है तो कार Y की वेलोसिटी भी क्या है? 0। दैट मीन्स कार Y रेस्ट पे है, बट कार X के पास कुछ वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है v0। दैट मीन्स जब कार Y रेस्ट पे है, t इज इक्वल टू 0 पे, तब कार X के पास कुछ वेलोसिटी है दैट इज v0, और इसी वेलोसिटी के साथ वो कार Y को पास कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द लाइन मेंट टू अस। Now further they are saying if both the cars travel in same direction on 2 parallel lanes of the same straight road, ठीक है, 2 पैरेलल लेन्स पे सेम स्ट्रेट रोड पे दोनों कार्स मूव कर रही हैं, तो हमें पता करना है कि टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे कार्स की पोजीशन क्या होंगी या फिर कार्स ने क्या डिस्टेंस कवर किया होगा। ये हमसे पूछा गया इन चारों ऑप्शंस में। कार X आगे होगी या कार Y आगे होगी, और जो भी कार आगे होगी वो कितना डिस्टेंस आगे है पिछली कार से। क्लियर? चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच की। तो देखो हमें पता है कि क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑल्सो क्या गिवन था क्वेश्चन में कि कार मूव कर रही है सेम स्ट्रेट रोड पे, सेम स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। क्लियर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे देता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, पर क्योंकि कार्स स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही हैं, सेम स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही हैं, दैट मीन्स वट एवर विल बी द डिस्प्लेसमेंट सेम विल बी द डिस्टेंस। दैट फर्दर मीन्स कि अगर मैं VT ग्राफ से एरिया निकाल लूं तो वो मुझे डिस्टेंस की वैल्यू देगा। क्लियर? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कार Y की।
कार वाई। अब देखो कार वाई दैट मीन्स ये ट्राइंगल, लेट्स से ए बी सी, यही एरिया है ना कार वाई के ग्राफ का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर कार वाई वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 20 और हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 2v0। So this 2 cancels out with 2 and we are left with 20v0. So this is the distance covered by car Y in 20 seconds. Clear? चलिए अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार X in 20 seconds. कार X का ग्राफ देखो तो AC, let's say it is D and it is E. तो कौन सा एरिया इसका ACDE, जो कि एक रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो इट विल बी लेंथ दैट इज 20 इंटू ब्रेथ दैट इज V0। CD है ना आपकी ब्रेथ यहां पे, तो ये भी क्या आया आपका 20v0। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया, हमने यहां से कंक्लूड किया कि कार Y एंड कार X सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दैट इज 20v0। इसका मतलब 20 सेकंड्स पे दोनों कार्स की पोजीशन सेम है। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कार Y इज 20 मीटर बिहाइंड द कार X, रॉन्ग। सेकंड इज सेइंग कार X इज 20 मीटर बिहाइंड कार Y, अगेन रॉन्ग। एंड थर्ड ऑप्शन इज सेइंग बोथ द कार्स आर क्रॉसिंग सेम पॉइंट, दोनों कार्स 20 सेकंड पे सेम पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। क्लियर? दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम moving with uniform velocity has linear momentum 1 kilogram meter per second. पिछला क्वेश्चन आपका डील करता था मोशन चैप्टर से, दिस क्वेश्चन इज डीलिंग विद लॉज ऑफ मोशन दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 1 का क्वेश्चन देख लिया, अब हम करेंगे चैप्टर 2 का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें मास कितना गिवन है 50 ग्राम, तो सबसे पहले मैं 50 ग्राम को कन्वर्ट कर लूंगी किलोग्राम में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शंस हैं सारे SI यूनिट में, दैट मीन्स जो गिवन यूनिट्स हैं वो भी SI में होनी चाहिए। मास का SI यूनिट होता है kg एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो इट विल बी 1/20 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंपली वी नो द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, इट इज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो P इक्वल्स टू M इंटू V की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू P अपॉन M। P की वैल्यू है 1 और V की वैल्यू कितनी है 1/20, तो ये क्या हो जाएगा 20/1। सो यस, वेलोसिटी आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे एंथे में। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। पिछला क्वेश्चन दिखने में मुश्किल था बट था उसके अंदर कुछ भी नहीं। हम सभी को पता था कि हमें सिंपली एरिया फाइंड करना है और हमने वो कर लिया। सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी दैट यस 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, अब ये क्वेश्चन है आपका MCQ टाइप, दैट मीन्स इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। क्लियर? चलो, 2 objects A and B of masses 1 kg and 4 kg respectively are placed at a distance 3 meter apart. So हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं A and B। ऑब्जेक्ट A का मास है 1 kg, ऑब्जेक्ट B का मास है 4 kg और इनके बीच की दूरी है 3 मीटर। Further, a small particle of unknown mass is kept between them, then which of the following options are true?
तो क्या बोला उसने कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक अननोन मास का पार्टिकल हमने कर दिया प्लेस। तो अब इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे, दिस वी नीड टू फाइंड। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी विल पुल ईच अदर विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3 मीटर, और मान लो यहाँ पे रखा है दूसरा अननोन मास m प्राइम से मैं कर रही हूँ इसे डिनोट, कहीं आप 3 मीटर के m और मास के स्मॉल m में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं मास के m को डिनोट कर रही हूँ m प्राइम से। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है कि बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी विल पुल ईच अदर विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। वो कह रहा है कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से पुल करेंगे। तो हाँ वो करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके बीच में अगर आप एक अननोन मास या एक ऑब्जेक्ट और रख दो, एक क्या आप इनके बीच में कितने भी ऑब्जेक्ट्स रख दो, ये दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्स ए बी पे लगा रहा है सेम वही फोर्स बी भी लगाएगा ए पे। ये हमारी प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्लियर कि डजंट मैटर कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल्स मासेस रख दो, वो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। क्लियर। चलिए दैट मीन्स ऑप्शन 1 तो हो गया आपका ट्रू। अब हम देखेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्मॉलर पार्टिकल विल फील नो नेट फोर्स at a distance of 1 meter from object A along the line joining the objects A and B। वो कह रहा है कि ये जो स्मॉलर पार्टिकल है ना, जिसका मास हमने m प्राइम रखा है, ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा। कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम ऑब्जेक्ट A। सो इज इट ट्रू, लेट्स फाइंड इट आउट। देखिए तो दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट A 3 मीटर पे ऑब्जेक्ट B, तो ये 3 मीटर हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। अब एक अननोन मास रखना है इसके बीच में मुझे। चलिए मान लो कि यहां है वो अननोन मास, ठीक है, m प्राइम, और ऐसा मान लेते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ दिस अननोन मास फ्रॉम ऑब्जेक्ट A इज x। क्लियर। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस अननोन मास फ्रॉम ऑब्जेक्ट B? इट विल बी 3 माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस अगर 3 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस अगर x हो गया तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 3 माइनस एक्स। एंड यस, वैल्यूज हमें मासेस की दी ही हुई है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट A इज 1 kg एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट B इज 4 kg। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम मासेस। यस, ऑब्जेक्ट A का मास 1 kg और ऑब्जेक्ट B का मास है 4 kg। अब आप लोग ध्यान दो तो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, नो नेट फोर्स। कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगी इस अननोन मास पे अगर डिस्टेंस 1 मीटर हो A से, ये इन्होंने पूछा था। अब नो नेट फोर्स, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स A लगा रहा होगा इस मास m प्राइम पर एंड जो फोर्स B लगा रहा होगा इस अननोन मास पे, दोज टू फोर्सेस विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। क्योंकि मान लो A लगा रहा है इस पे 5 न्यूटन की फोर्स, तो B इस पे क्या लगा रहा होगा, 5 न्यूटन की ही फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब वो 5 और 5 एक दूसरे को कर देंगे कैंसल, तो इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। दैट मीन्स नो नेट फोर्स। इसका मतलब मुझे यहीं से क्लू मिल गया कि मुझे क्या करना है, फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन द अननोन मास इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय द B ऑन द सेम अननोन मास। चलिए अब क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। चलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन द अननोन मास क्या हो जाएगा, G m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, जो A का मास है जो कि क्या है 1 kg इंटू अननोन मास m प्राइम, इनके बीच की दूरी x और उसका स्क्वायर। ये चीज हटा देते हैं हम। दिस इज force applied by A on the unknown mass. So it will be equal to force applied by object or body B on the unknown mass. So same G, mass of body B is
4 kg into mass of other body that is m prime upon distance between them that is 3 minus x whole square. चलिए, g goes with g and this m prime cancels out with m prime. Simply cross multiply करो तो क्या आएगा? 3 minus x whole square equals to 4x square. अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो वी विल बी लेफ्ट विथ 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x और 3x इक्वल्स टू x. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ? ये x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1 मीटर. दैट मीन्स ये 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज 2 मीटर. दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी दूरी है ए ऑब्जेक्ट से 1 मीटर एंड बी ऑब्जेक्ट से 2 मीटर. एंड यस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए दिस मास विल फील नो फोर्स. और यही हमसे ऑप्शन 2 में कहा गया था. दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन. अगर यहां पे 1 मीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी लिखा होता तो ये हो जाता रॉन्ग, या फिर लिखा होता 2 मीटर फ्रॉम ए, तब भी क्या हो जाता ये रॉन्ग. ए से डिस्टेंस होगा 1 मीटर और बी से होगा 2 मीटर. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. 1 मीटर डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द स्मॉल पार्टिकल. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये जो आपका 1 मीटर डिस्टेंस आया है ना, ये इसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता है. वो कह रहे हैं कि वट एवर विल बी द मास ऑफ दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट डजेंट मैटर, 1 मीटर डिस्टेंस ही आपका आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि ये देखो, ये था ना मास हमारा, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास ये है, तो वट एवर विल बी द मास, वो तो न्यूमरेटर पे हमेशा क्या हो जाएगा? कैंसल, क्योंकि उसकी वैल्यू तो इक्वल टू के दोनों साइड आएगी, तो मास आपका हमेशा क्या हो जाएगा? वो कैंसल. तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका यहाँ पे? 1 मीटर. दैट मीन्स यस, ऑप्शन 3 भी आपका यहाँ पे क्या है? ट्रू. ऑप्शन 3 भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है. फोर्थ ऑप्शन, 1 मीटर इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल. नो, अभी तो हमने देखा कि ये इंडिपेंडेंट है. इट इज नॉट डिपेंडेंट. दैट मेक्स ऑप्शन 4 एज द रॉन्ग ऑप्शन, एज द इनकरेक्ट ऑप्शन. दैट मीन्स यस, इस क्वेश्चन के आंसर या करेक्ट ऑप्शन कौन से है? ऑप्शन 1, 2 एंड 3, जो कि आप यहां भी देख सकते हो. हाय, आई एम रिम्पी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट, and today I'm gonna discuss some NT sample questions with you all. मैं आपके साथ केमिस्ट्री सेक्शन के थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करूंगी for those students who are currently studying in 9th class. So let's have a quick look at the chemistry section of NT for 9th studying students. So the question number 1 is here on your screen. Which of the following is incorrect about matter? So this is a question from your first chapter, matter in our surrounding. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मैटर के बारे में. आपको मैटर की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ क्या है. So the first one is it is particulate. Is it correct or incorrect? जब हमने मैटर चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, पहली बात ही हमने यही की थी कि मैटर के बारे में बताओ. Is it particulate? Is it particulate और कॉन्टिन्यूस? और कॉन्टिन्यूस क्या मतलब होता है पार्टिकुलेट और कॉन्टिन्यूस का? पार्टिकुलेट का मतलब है कि लाइक सैंड, लाइक सैंड, एंड कॉन्टिन्यूस का मतलब है लाइक वुड प्लैंक. इसे एक एक्टिविटी की हेल्प से समझा था. लेट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड वुड प्लैंक इनटू इट. एक बार इसमें वुड प्लैंक ऐड करके देखो क्या होगा. वुड के पार्टिकल्स, आपने जो प्लैंक लिया है, स्टिक लिया है, दैट विल सिंक इनटू द वाटर. एंड इन द अनदर केस टेक दिस सैंड एंड ट्राई टू डिसॉल्व इट इन वाटर. देखो सॉल्यूबल तो नहीं होती है सैंड में. यू कैन सी द सैंड पार्टिकल्स रोमिंग अराउंड इन वाटर. व्हाट डज दिस एक्टिविटी सजेस्टेड? इट सजेस्टेड कि मैटर का जो नेचर है वो पार्टिकुलेट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है. जो मैटर हैं वो वुड की तरह नहीं दिखते हैं, वो सैंड पार्टिकल्स की तरह पार्टिकुलेट हैं. राइट? दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन, इज इट पार्टिकुलेट, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन.
it may exist in different physical state. Yes, matter exists in 3 states, solid, liquid and gases. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई. It can occupy space. अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लूंगी एंड आई ट्राई टू डिजोल्व सॉल्ट और शुगर इन इट, व्हाट विल हैपन, डिजोल्व हो जाएगा. कहाँ गए सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स, दे ऑक्यूपाइड द स्पेस अवेलेबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए वो आपको नहीं दिख रहे हैं, डिजोल्व हो गए हैं. सो इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड द लास्ट वन, इट इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज इनकरेक्ट. मैटर इज particulate in nature, it is not continuous. So option 4 is the right answer to mark. It is a incorrect statement. Now let's move ahead and see the next question. The next question is the solvent present in tincture of iodine, okay, and the solute present in soda water respectively are. आपको 4 options दी हुई है. solute solvent पूछे गए हैं आपसे. This is question is from Is matter around us pure, the second chapter of your NCERT. और यहाँ पे tincture of iodine, tincture of iodine क्या है, iodine dissolved in alcohol. तो यहाँ पे iodine क्या है, solute है, और आपका alcohol क्या है, solvent है. In the same way अगर हम soda water की बात करते हैं तो in soda water what is here? Here carbon dioxide is dissolved in water. So this carbon dioxide is solute and water here is solvent. तो अब अपनी ऑप्शंस पे देखिए और करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दो. The solvent in tincture of iodine is alcohol and the solute is carbon dioxide in soda water. So alcohol and carbon dioxide. That means option 3. Option 3 is the right answer, right? So let's see the next question. जो हमने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, they were your single correct answer. ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपका multiple correct answer. More than one option is correct here. Now let's see. Consider the following table. A table is given in front of you. Compound XYZ है, उसके लिए आपको कटाइन एंड अनायन प्रोवाइड करा दिए गए हैं और फिर आपसे उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है, राइट? कि एटॉमिसिटी बताओ, मॉलिक्यूलर मास बताओ, केमिकल फॉर्मूला बताओ, फिर डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है. आपको इस तरीके के क्वेश्चन आंसर करने हैं. तो सबसे पहले हम अपना कंपाउंड XYZ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो है क्या. तो कंपाउंड X में क्या है, कटायन है कैल्शियम और अनायन है कार्बोनेट. कटायन क्या था, कैल्शियम, और अनायन क्या था, कार्बोनेट. यही है सिंबल, राइट? अगर मैं इनके ऊपर चार्ज देखती हूँ तो वो क्या है, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, +2, और कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है, -2. So their chemical formula by criss-cross method would be calcium carbonate. This is X, right? यहाँ लिख लीजिए एक बार. So X is calcium carbonate. Now next, let's see the second one. Y. Here cation is magnesium, anion is hydroxide. Again, let's see the formula. Magnesium hydroxide, right? So यहाँ मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, +2. हाइड्रोक्साइड का चार्ज कितना है, -1. So by criss-cross method, the formula of Y would be magnesium hydroxide, right? So this is magnesium hydroxide. Let's write it down here. And similarly for Z, cation is aluminium and anion is chloride. Let's make the formula again. Aluminium and chloride. For aluminium the charge is +3 and for chloride the charge is -1. So by criss-cross method the formula of Z would be AlCl3. Again, for our simplicity, let's write it down here. So these are the formulas of X, Y and Z. Now let's see our first option. Atomicity of X and Y is the same. What is the atomicity of X? Let's count. 3 molecules इसके 1, 4 and 1 इसका 5. तो atomicity of X is 5. In the same way,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 molecules here and 2 times, so 4, and for 1 magnesium, that means 5 is the atomicity of magnesium hydroxide. So option 1 is correct. Atomicity of X and Y is same. Now let's see the second one. Difference in the molecular mass of X and Y. Calculate करके देखना पड़ेगा. So X, इसका molecular mass कैसे निकालेंगे? जितने भी इसके अंदर एटम्स होंगे सबके मासेस को सम कर लेंगे. तो सबसे पहले है कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40. फिर है कार्बन. कार्बन का एटॉमिक मास 12. फिर है ऑक्सीजन विच इज 3 times. दैट मीन्स 3 times the mass of oxygen and the sum would be 100 U. Atomic mass unit, right? Let's see the molecular mass of Y का निकालना था. That means magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. Again, magnesium का atomic mass 24. 2 times the mass of oxygen and hydrogen. Oxygen का atomic mass 16, hydrogen का 1, and the sum would be 58 U. Now calculate the difference between X and Y, the molecular masses of X and Y. That means 100 minus 58 U, and the answer would be 42 atomic mass unit. That means option 2 is the correct answer. 42 ही आया. ठीक है. Third option, chemical formulae of X, Y and Z are. फॉर्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं. कैल्शियम कार्बोनेट X का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 जाना चाहिए था, यहाँ इन्होंने बैलेंस ही गलत ली है. दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला. AlCl3 इज द राइट वन, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हुई? इनकरेक्ट हो गई. लेट्स सी दी नेक्स्ट वन. X हैज अ पॉलीएटॉमिक डाइवेलेंट अनायन. X का अनायन क्या है? कार्बोनेट. कार्बोनेट इज CO3, 2 negative. 2 negative का मतलब क्या हुआ? डाइवेलेंट है. CO3 more than 1 atoms are included, that means polyatomic भी है. polyatomic है और डाइवेलेंट है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है. The next is Z has a trivalent cation. Z का cation एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम क्या है? Al. चार्ज क्या है? 3+, राइट. तो एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट तो है, वैलेंसी 3 है, दैट मीन्स ट्राइवेलेंट तो है. एंड द नेक्स्ट इज, इसकी एटॉमिसिटी के बारे में बात ही नहीं किया, सीधा बोले ट्राइवेलेंट कटायन, बिल्कुल ठीक बात है. सो AlCl3 यानी कि X का Z का जो कटायन है वो ट्राइवेलेंट है. सो ऑप्शन 4 वुड बी दी करेक्ट वन. तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस 1, 2 and 4 is the right one, and that would be your answer. 1, 2 and 4. So these are the type of questions जो आपको आपके NTH के एग्जाम्स में मिलेंगे. So please register for NTH timely. Do subscribe the channel so that you can get timely updates and ऐसी वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंचे. Let's look at the sample questions from NTH class 9. So हम इस वीडियो में बायोलॉजी का जो सेक्शन है, that is a subsection of science, उस पे फोकस करेंगे. बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है. सो इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजी, इन टोटल वी हैव 7 क्वेश्चंस. फ्रॉम these 7 questions, 6 are SC-MCQs, right, and 1 is MC-MCQ. मतलब जो हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक ही करेक्ट आंसर मिलेगा फ्रॉम दी 4 ऑप्शंस, और इसमें आपको 2 या 3 या 4 भी करेक्ट मिल सकते हैं. मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हमें मिल सकते हैं फ्रॉम दी 4 ऑप्शंस. सो दोनों कैटेगरीज को मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस अमंग द फॉलोइंग. तो यहां पे कुछ हमें सेल ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं. वी नीड टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. Mitochondria. We know mitochondria are called as the powerhouses of the cell. ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है पावर हाउसेज ऑफ द सेल. क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, राइट. सो ये जो मैच है ये बिल्कुल करेक्ट है. सो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करने हैं. हम डायग्राम पे भी चलते हैं. वी हैव द प्लांट सेल, वी हैव द एनिमल सेल. सो यू कैन लुक एट ओवर हियर
this is mitochondrion, right? In the animal cell we have the mitochondrion over here. ठीक है, ये energy production कर रहे हैं in the cell. Now moving to the next one, Golgi apparatus, and that is given suicide bags of a cell. So this is wrong because lysosomes are known as suicide bags of a cell. अगर हम Golgi apparatus की बात करें, so it is involved in storage, modification and secreting, right? So Golgi apparatus पे चलते हैं. Golgi apparatus ये रहा हमारे पास in the plant cell and animal cell. ठीक है, प्लांट सेल में थोड़ा सिंपलर होता है और एनिमल सेल में हमें अच्छे से दिखता है Golgi apparatus. प्लांट सेल में हम इनको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं. अगर मैं बात करूं एनिमल सेल्स की, सो suppose the thing is coming over here, right? The thing could be protein or it could be any kind of carbohydrate or lipid. So what will happen that the protein will pass through this, वो इससे ऐसे करके पास करेगा and it will be packed in a vesicle. Vesicle में ये पैक हो जाएगा. Suppose this is a protein, it will be going like this and it will be packed in a vesicle. So that is how the Golgi apparatus is actually working. ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर सामान आता है, फैक्ट्री क्या करती है, उसको पैक करके आगे की तरफ भेज देती है. सो दैट इज द यूज ऑफ द Golgi apparatus. ठीक है, समझ आ गया? सो दिस इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट मैच नहीं है. सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट? थर्ड वन, वैक्यूल्स. वैक्यूल्स का काम क्या है? दे आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड कंटेंट्स ऑफ द सेल. सो ये करेक्ट है. सिर्फ सॉलिड कंटेंट्स नहीं, बहुत सारी चीजें वैक्यूल स्टोर कर सकता है. दे आर द स्टोरेज सैक्स of the cell. ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं. Let's look at over here. So in the plant cell you can see it over here, a big vacuole is given, और animal cell में हमें छोटा vacuole दिख रहा है. ठीक है, तो vacuoles are given, so this match is also correct. Moving to endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum involved in photosynthesis. Photosynthesis में कौन involve होता है? Chloroplast, right? Chloroplast is a cell organelle that is involved in photosynthesis. So यहां पे endoplasmic reticulum का काम क्या होता है? हमारे लिपिड्स को बनाना, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे हैं, और प्रोटीन्स को बनाना जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे हैं, SER, और यहां पे हमारा RER, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. सो 2 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है. कहां पे है? 2 and 4 मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है. इज इट क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूरॉन. न्यूरॉन हम सब लोगों को पता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो सारी न्यूरॉन से बनी हुई है. मतलब नर्वस सिस्टम का कंप्लीट फंक्शन कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहे हैं. और पूरा स्ट्रक्चर जो है नर्वस सिस्टम का, वो किसने बनाया हुआ है? वो न्यूरॉन्स ने बनाया हुआ है. दीज आर ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सेल्स of our body, right? So these are some of the information that I have given about the neurons, right? अब देख लेते हैं इनकरेक्ट कौन सा है. इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? It consists of a cell body with a nucleus, right? So ये तो हमें ठीक लग रहा है, न्यूक्लियस होता है. हम डायग्राम भी देख लेते हैं. देखो ये सेल बॉडी है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज द सेल बॉडी. अब सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है. मूविंग फॉरवर्ड, इट हैज अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट. सो ये हमारा गलत है. क्यों? डायग्राम में दिखाता हूं आप लोगों को. जो ये प्रोसेसेस निकल रहे हैं सेल बॉडी से, ये वाले या ये वाले प्रोसेसेस, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. बट जो सिंगल प्रोसेस निकल रहा है फ्रॉम द सेल बॉडी, इट इज नोन एज एक्सॉन, राइट? सो दैट इज व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहां पे ना एक्सॉन होना चाहिए था, तो ये करेक्ट होता, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, इट हैज साइटोप्लाज्म. सो दिस इज करेक्ट. ये सेल है, आप देख पा रहे हो यहां पे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द नर्व इंपल्स टू गो फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, राइट? सो साइटोप्लाज्म होता है. इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दोनों में ये होता है. जैसे कि मैंने बताया, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम में ये तीनों पार्ट्स
हमारे होते हैं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 जो है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. यू कैन सी इट ओवर हियर, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये हमारा MCMCQ है. दिस इज MCMCQ. सो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर्स मिलेंगे. अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अबव गिवन प्रोसेस. ठीक है, तो यहां पे एक प्रोसेस दिया गया है. हमें पहले तो इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें देखना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है. ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा है? दिस इज मियोसिस, राइट. ये क्या है? मियोसिस है, राइट. ये बुक में आपका एग्जैक्टली डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. अब ये डायग्राम जो है वो समझ नहीं आता, तो जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट. सो सपोज दिस इज अ सेल, और सेल के अंदर है न्यूक्लियस. मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं बिकॉज वी नीड टू लुक एट द न्यूक्लियस, राइट. सो फर्स्टली वी हैव 4 क्रोमोसोम्स. हम 4 क्रोमोसोम्स ले रहे हैं. अब होगा क्या कि क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करेंगे, राइट. सो दिस विल बी द सेकंड स्टेप. यहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है समवॉट लाइक दिस. इट विल गेट इट्स बटरफ्लाई शेप. ऐसे करके आपको 4 बटरफ्लाईज दिखेंगी. एक मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, लाइक दिस. ठीक है, 4 बटरफ्लाईज. अब क्या होगा? इनका डिवीजन होगा लाइक दिस. ठीक है, सो इसका डिवीजन होगा. सो 2 बटरफ्लाईज विल बी गोइंग ओवर हियर, और 2 बटरफ्लाईज हमें यहां पे मिलेंगी. सिमिलरली 2 बटरफ्लाईज यहां पे हमें देखने को मिलेंगी. These are actually chromosomes, right? Now what will happen? The division of the chromosomes will take place like this. ऐसे chromosomes हमारे डिवाइड करते हैं. You all know about this. ऐसे chromosomes डिवाइड करते हैं. So what will happen? 2 हमें इसमें से मिलेंगे like this. 2 हमें इसमें से मिलेंगे like this. 2 हमें इसमें से मिलेंगे लाइक दिस, और 2 हमें इसमें से मिलेंगे लाइक दिस. ठीक है, तो मैंने क्विकली आप लोगों को बता दिया कि ये प्रोसेस एक्चुअली हो कैसे रहा है. अब स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि आंसर इसका क्या है. देखो, इट फॉर्म्स ओनली 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इन 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन. सो ये गलत है, हमें गलत ही फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स नहीं है, इसमें 4 डॉटर सेल्स मिल रही है हमें, वो भी आइडेंटिकल जो ना हो. आइडेंटिकल नहीं है. देखो यहां पे हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं और एंड में हमें 2 ही क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं. आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हो, यहां पे 4 क्रोमोसोम्स हैं और एंड में हमें 2 ही मिल रहे हैं. सो ये आइडेंटिकल नहीं है, तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है. और 4 मिलेंगी, 2 नहीं मिलेंगी, 4 मिलेंगी. इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एनिमल. सो दिस इज करेक्ट बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन में हमारा मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता है. सो दिस वन इज करेक्ट. इट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ मदर सेल. ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं मिल रहे हैं, हाफ हो जा रहे हैं. यहां 4 से स्टार्ट हुए थे और 2 हो गए. ठीक है, तो हाफ हो जा रहे हैं. उसके बाद इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स. सो ये वाला भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता. वो कौन करता है? वो माइटोसिस करता है. सो दीज 3 विल बी करेक्ट, विच मीन्स द आंसर टू आवर क्वेश्चन इज 1, 3 एंड 4. ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये भी हमारी गलत है बिकॉज हमें गलत पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. So this was a quick look at some sample questions for Anthe class 9th. तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है. आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है so you can perform well and you can get a chance to win up to 100% स्कॉलरशिप. सो जल्दी से लिंक पे जाओ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करो, एंथे के बारे में जानो एंड रजिस्टर फॉर एंथे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू नेवर मिस any notification from our side. So bye bye everyone, take care. I will see you in some other video.